बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। हमारे साथ आज जो मेन कांग्रेस के लीडर हैं और कह सकते हैं कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और कांग्रेस के दिग्गज नेता तक रहे हैं, साथ ही लोकसभा में भी प्रत्याशी के तौर पर वो कैंडिडेट रहे हैं। सर, आपका सफ़र बड़ा ही शानदार भी रहा है और जिस तरह से आपने लोकसभा में भी बड़ी टक्कर दी, किस रूप में आप देख रहे हैं और क्या कहेंगे सर? टक्कर मैंने ही नहीं, हमारे तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ थे। हमारा मनोबल काफ़ी ऊंचा था और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल इस प्रकार हैं कि उनको कई कई स्तर पर उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। इसलिए हमें पूरा विश्वास था और उस मनोबल के साथ हम लोग लड़े। सब कार्यकर्ता मेरे साथ थे और निश्चित रूप में हमने बहुत मजबूत टक्कर दी। बीजेपी को सोचने पर मजबूर किया कि जिस प्रकार से वो ये समझ रहे थे कि गढ़वाल लोकसभा की सीट रेड कारपेट उनके लिए बिछा हुआ है, तो जब वो प्रैक्टिकल रूप में उस पर चले तो उन्हें लगा कि इस पर तो भारी कांटे हैं। सर, जिस तरह से देश में एक मजबूत विपक्ष भी खड़ा करने का आपने काम किया, इसका श्रेय आप किसको दे रहे हैं? देश में मजबूत विपक्ष खड़ा करने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लोग को ये श्रेय है और राहुल गांधी को विशेष रूप से ये श्रेय है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, बीजेपी ने उन्हें हतोत्साहित करने के लिए तमाम शक्तियां लगा दी, लेकिन उन शक्तियों के दबाव में ना आकर वो जिस प्रकार से लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े, वो काबिल तारीफ था। इसलिए उन्हें जाता है और इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों को जाता है। सर, उन्होंने पदयात्रा की और देश में जिस तरह का माहौल एक अलग खड़ा कर दिया और जिस तरह से सीटें भी काफ़ी आई कांग्रेस की, तो किस तरह से उनका योगदान देखते हैं आप? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही जुझारू, जो उनका संघर्ष रहा बहुत जुझारू रहा। एक तरफ तो सिर्फ संघर्ष की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ पहले अतीत में ये होता था कि कोई भी पार्टी का, विपक्ष का व्यक्ति अगर संघर्ष कर रहा है तो सत्ता पक्ष उसमें इंटरप्शन नहीं करता था। इस समय तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि राहुल गांधी जो करें, कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम दिल्ली के नेता लोग कांटे बिछाने का काम करते थे। उनकी अच्छी बातों को भी गलत उसका वो निकाल कर कट पेस्ट करके उसको गलत साबित करने में लगते थे। तो उनके पास बड़ी चुनौती थी। उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो मणिपुर गए, मणिपुर से उन्होंने महाराष्ट्र तक यात्रा निकाली, नीचे केरल से लेकर और कश्मीर तक यात्रा निकाली। इस देश को जाना, समझा, इस देश की तकलीफ़ें महसूस की और उसके बाद जनता ने उन्हें साथ दिया। आज मजबूत विपक्ष है, तो मजबूत विपक्ष होने का फ़ायदा अंततोगत्वा देश की जनता को होता है। अभी जैसे अग्निवीर योजना है, हम सब उस योजना का विरोध कर रहे हैं कि ये हित में नहीं है, लेकिन आज विपक्ष, आज से पहले पिछली लोकसभा में विपक्ष कमज़ोर था तो नहीं मान रहे थे कुछ भी। अब चूंकि विपक्ष मजबूत है तो बोल रहे हैं कि ठीक है, इसको कुछ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको 4 साल के बजाय 7 साल करते हैं, तो कुछ तो रिलीफ हुआ। कह रहे हैं कि इनको 7 साल के बाद भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, तो ये तो रिलीफ हुआ। ये कब हुआ? जब विपक्ष मजबूत है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो कहाँ फिर वही वैसे होता जैसे इन्होंने पहले टेन्योर में किया। तो विपक्ष मजबूत होने का फ़ायदा अंततोगत्वा देश की जनता को मिलता है। और लोकतांत्रिक जो हमारी शासन पद्धति है उसमें सरकार जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट विपक्ष भी है। ये आम लोगों को ये बात समझ में आ गई है। सर, क्योंकि उत्तराखंड में इलेक्शन हुए और तीसरी बार पांचों सीटें गंवा दी, तो इसको लेकर आप समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और किस रूप में आप इसको देखते हैं, क्या वजह भी मान रहे हैं हार की? देखिए, ये तो दुख की बात है कि हम लगातार तीसरी बार जो है वो 5 सीटें हार गए। ये बात निश्चित रूप में दुख की और हमारे लिए चिंता की भी बात है। आज समीक्षा बैठक हो रही है। समीक्षा बैठक में सभी नेतागण अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार जो समझ वो रखते हैं, जो जानकारी वो रखते हैं, वो पर्यवेक्षक महोदय के सामने रखेंगे। और कल से चल रही है तो बहुत लोगों ने रख ली है, अभी बहुत लोग बाकी हैं, वो रखेंगे। और अंततोगत्वा ब्रॉड वे में जब अधिकांश लोगों की राय किसी एक बिंदु पर आती है तो उस बिंदु का संज्ञान लेकर वो अपनी रिपोर्ट ऊपर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमारे हाईकमान के लोग सोचेंगे इस बारे में। लेकिन ये अच्छी बात है कि हार हो या जीत हो, बैठकों से समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। बैठकें होकर समीक्षा होने के बाद एक दूसरे के विचार एक दूसरे को पता चलते हैं। अगर आदमी कहीं सही है तो वो सही विचार दूसरे के पास जा सकता है,
अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं अपने को करेक्ट कर सकता हूँ। तो बैठकों से ये फ़ायदा होता है। अच्छा सर, पौड़ी सीट पर क्या कुछ वजह आप मान रहे हैं? नहीं, पौड़ी सीट पर पहले से ही सीट टफ सीट थी। 2019 में हम उसको 3 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन से हारे थे। ये हमारे लिए निश्चित रूप में ये आगे के लिए हमें एक सुकून देने वाला संदेश है कि हम 1 महीने के इलेक्शन कैंपेनिंग में उसको 3 लाख से ऊपर जिस सीट को हम हार गए थे, हम एक 50-55 के दायरे में उसको ले आए कि अभी हम एक 50-55 से ही आ रहे, 1,50,55,000 से हम हारे। पहले 3 लाख से भी ज़्यादा वोटों से आ रहे थे। तो हम इस बात में हमें सुकून है कि हम लोगों को जो समझाने की हमारी प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है, और ये प्रक्रिया लगातार जब आगे बढ़ेगी तो अगले इलेक्शन में जो कमी रह गई उसको पूरा करेंगे और जीतेंगे। लेकिन ये भी देखा गया कि बीजेपी ने पूरा तंत्र आपके खिलाफ लगा दिया पौड़ी सीट। ठीक है, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके पास जो ताकत है उन्होंने वो पूरी ताकत लगाई। हमारे पास ताकत जो नहीं है तो हम कहाँ से लगाते। देखिए फ़र्क ये है कि हमने कभी ताकत बनाने की कोशिश नहीं की। हमें कभी ये नहीं लगा कि कभी अतीत में ये नहीं लगा कि कभी बीजेपी सत्ता में आएगी और ये धन बल पूरा कब्जा करके धन बल पर उस धन को चुनाव में लगाएंगे। हमने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। तो जब हमने ऐसी कल्पना की नहीं, न स्वयं के लिए की न उनके लिए की, तो हमने धन संचय नहीं किया। और आज भी हम जनता के बीच जाकर उनके धन की शक्ति के सामने अपनी विचारों की शक्ति को लगा देते हैं। ये बड़ी बात है कि हमारे विचारों की शक्ति ने 1 महीने में इतना पलटा मारा कि उनके 1,65,000 वोट कम कर दिए। तो ये कम बात नहीं है। और मुझे विश्वास है कि हमेशा इस दुनिया में, इस संसार में हमेशा विचारों की ताकत ने धन की ताकत को, तमाम संसाधनों की ताकत को दबा दिया। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, विचार जो है। इंसान के विचार भी ह्यूमन रिसोर्स में आता है। तो उसके विचारों से ही सबसे बड़ी ताकत वही है। तो मेरा विश्वास है कि हमारी विचारों की ताकत उनकी धन की ताकत पर भारी पड़ेगी। सर, जनता ने काफ़ी सपोर्ट किया पौड़ी की आपको। हम निश्चित रूप में जनता ने बहुत मुझे हाथों हाथ दिया, और मैं तो ये सुनकर बहुत रोमांचित हूँ। हमारे बहुत से बीजेपी के मित्र कहते थे कि भैया हम शाम को आप ही के भाषण सुनते हैं। बहुतों ने कहा कि हम भले वोट न दें आपको, लेकिन हम भाषण आपके सुनते हैं। तो ये बड़ी बात है, लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे विचारों में लोगों को आकर्षित करने की और लोगों को कन्विंस करने की क्षमता है। ये हमारी पूंजी है, और ये पूंजी एक दिन निश्चित रूप में काम आएगी, और इसी पूंजी से हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिस दिन आपका नामांकन था उस दिन तो की तो भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा ही शहर ऐसे जाम हो गया था, और जिस तरह से भाजपा भी कहीं ना कहीं डर में आ गई थी। हाँ ठीक है, वो लोगों स्वस्फूर्त थे लोग, और वो हमें एक साहस देता है। वो क्षण हमें साहस देता है। लोगों का वो सहयोग, वो साथ हमें स्फूर्ति देता है, हमें नई ताकत देता है। और बस परमेश्वर की कृपा हो, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हो कि लोगों का वो सहयोग बना रहे। सर, जिस तरह से अब उपचुनाव भी हुए और दोनों सीटों पर आपने जीत दर्ज की, क्या ये बूस्टअप के तौर पर ले रही है कांग्रेस? निश्चित ये हमारे लिए, मैं आभारी हूँ दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने हमें इस राजनीति के धरातल पर कहीं पैर टिकाने का स्थान दिया है। जहाँ बीजेपी बिल्कुल स्पेस देने को तैयार नहीं होती, बीजेपी तानाशाही और फासिस्ट जो मानसिकता है उसके चलते विपक्ष को सुनना पसंद नहीं करती है, विपक्ष शब्द सुनना पसंद नहीं करती है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता ने 2 जगह पर हमें पैर टिकाने का मौका दिया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हम आभारी हैं उनके। और ये बूस्टअप का निश्चित रूप में हमारे लिए बूस्टअप का काम करेगा। और अब तो केदारनाथ में भी इलेक्शन है, तो केदारनाथ में भी मैं निश्चित रूप में उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस कंफर्ट वोटों से बहुत अच्छी स्थिति से वहाँ पर जीत हासिल करेगी। लेकिन सर, ये एक बड़ा विषय है कि जिस तरह से उपचुनाव होते हैं अक्सर ये देखा गया है कि सत्ता के साथ अक्सर जनता जाती है, लेकिन फिर भी सत्ता से अलग गई, विपक्ष को जिताया। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता दिखाई देता है? हाँ, खास करके उत्तराखंड में तो ये एक नई नज़ीर बनी। तो आप इसको इस रूप में मान सकते हैं कि लोग सरकार से कितने नाखुश हैं। ठीक है, लोकसभा में लोगों ने केंद्र के नाम पर भले वोट दे दिया हो, लेकिन वही लोग राज्य में इतने नाखुश हैं, सड़कों के बुरे हाल हैं,
बेरोजगारी का बुरा हाल है, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई चरम पर है, सरकार वाह वाह कर रही है कि वाह वाह हमने बहुत अच्छा कर दिया, हमने बहुत अच्छा कर दिया। लोग खींच गए, लोग बहुत नाराज़ हैं और उस नाराज़गी को लोगों ने बद्रीनाथ के उपचुनाव में रिजल्ट में परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही केदारनाथ में होना है। अमूमन बात यह है कि लोग राज्य की सरकार से, केंद्र की सरकार से भी लोग खुश नहीं हैं, लेकिन लोगों को गुमराह ये किया गया कि वही आ रहे हैं, तो लोग उस मुगालते में आ गए कि भाई जब वही जीत रहे हैं तो चलो। लेकिन राज्य के बारे में तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और ये बद्रीनाथ में आपने देख लिया। सर लेकिन जिस तरह से अब केदारनाथ का मुद्दा भी उठ रहा है कि केदारनाथ धाम बनाने की पहले बात की गई, अब कहा जा रहा है कि केवल मंदिर बनेगा, धाम नहीं बनेगा, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी की भारी भूल हुई है कि उन्होंने एक संस्था जिसका नाम कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली है, उस संस्था के बुलावे पर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करने के लिए केदार शिला वहाँ से ले जाकर एक ये जो काम किया, ये किसी भी तरह उत्तराखंड के हित में नहीं है। मैं इसको दुस्साहस की श्रेणी का काम मानता हूँ और मुख्यमंत्री जी ने अपनी भूल को मानते हुए, हालांकि उन्हें कहना चाहिए था कि मेरी भूल थी ये, पर उन्होंने कहा नहीं। फिर भी अगर उन्होंने जिस काम को, जिस बात को प्रोजेक्ट करने के लिए, जिस बात को प्रचारित करने के लिए वो एक हफ्ते पहले कार्यक्रम में गए, आज उसी बात को हतोत्साहित करने के लिए कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने अपनी भूल मान ली। भाई वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने का प्रचार करने ही तो वहाँ गए थे, और अब इसी बात को कि कोई केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट नाम नहीं रखे, केदारनाथ धाम नहीं नाम रखे, इसके लिए कानून ला रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी भूल मान ली। कहते तो बड़प्पन होता कि भाई हाँ मेरी भूल थी, नहीं कह रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि, पर अभी भी उनका ये प्रयास कि हम इसके लिए कानून बनाएंगे, ये जनता को मुगालते में लाने की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप तो जानकार हैं, किसी प्रदेश में, किसी प्रदेश की विधानसभा में बना हुआ कानून किस तरह से दूसरे राज्य पर लागू हो सकता है? आज लेटेस्ट खबर ये है कि दिल्ली के केदार मंदिर के बाद तेलंगाना में भी बीजेपी के कुछ नेता केदारनाथ धाम से मंदिर बना रहे हैं। कैसे रोकेंगे दिल्ली के मंदिर को? कैसे रोकेंगे वहाँ के दिल्ली के मंदिर का? तो उस ट्रस्ट ने कह दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी जान पहचान है, इंटीमेसी है। मुख्यमंत्री जी ने शायद उनसे कहा भैया मेरी खाल बचाओ, तो वो तो मान गए। उन्होंने कहा कि हम इसका नाम ही बदल रहे हैं, आकृति भी बदल रहे हैं। लेकिन अब तेलंगाना में बीजेपी के कुछ नेताओं ने फिर एक धाम, केदारनाथ धाम वहाँ बना दिया। मुख्यमंत्री जी कैसे अपने इस कानून को वहाँ लागू कराएंगे? ये मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन सर तेलंगाना में तो उनकी सरकार ही नहीं है। सरकार से मतलब नहीं है, किसी भी राज्य में कोई सरकार हो, नेता उस कार्यक्रम में इनके नेता थे, बीजेपी के नेता थे, मेरा ये कहना है। सरकार किसी की भी हो, आप उत्तराखंड में बनने वाले कानून से तेलंगाना हो या जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ कैसे रोक देंगे? ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। केदारनाथ धाम या फिर मंदिर ना बने, अब इसके लिए कांग्रेस कोई कदम उठा रही है? नहीं, कांग्रेस अभी क्या कर सकती है? कांग्रेस ने जो करना था उसके बाद तो ये इतने चौंके। कांग्रेस ने जो करना था, कांग्रेस ने लोगों को जागृत किया कि भाई ये हमारे हितों के साथ कुठाराघात है, तब तो सरकार चौंकी। तब तो दिल्ली के ट्रस्ट ने कहा कि हम नाम बदल रहे हैं। ये कांग्रेस के करने पे तो हुआ, आगे भी कांग्रेस करेगी। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो सरकार को करना है ना। मेरा ये कहना है कि सरकार यहाँ के कानून बनाने के साथ साथ केंद्र से कानून बनवाए। केंद्र का कानून अम्ब्रेला कानून कहलाता है, जो सभी राज्यों को आच्छादित करता है। तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो सभी राज्यों को आच्छादित करे और हमारे हितों की रक्षा कर सके। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जो विधानसभा का सत्र आ रहा है उसमें विधानसभा से प्रस्ताव पास करके भेजे कि उत्तराखंड की ये अपेक्षा है कि केंद्र एक ऐसा कानून बनाए जिससे हमारे हितों का रक्षण हो सके। अपने प्रभाव का उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें, गृह मंत्री जी से बात करें कि भाई हमें इस ऐसे कानून की ज़रूरत है, ऐसा कानून बनवाएं, तो तब जाके कारगर बात मानी जाएगी। अन्यथा उत्तराखंड का कानून कैसे दूसरे राज्य पे लागू हो जाएगा? सर पदयात्रा आप करने जा रहे थे, तो अभी क्या करेंगे? हाँ, हमारी पार्टी ने अनाउंस किया है कि हम पदयात्रा इसके लिए करेंगे, तो निश्चित पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें हम शामिल होंगे। सर क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं केदारनाथ में, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप धामों को जोड़ते हैं चुनाव से, आपका साफ तौर पर कहना है कि पहले हमने अयोध्या जीता, फिर अब बद्रीनाथ धाम जीता, और अब क्या केदारनाथ का भी यही आपका कहना है? भाई हमने तो कभी नहीं कहा हमने जीता है, हम ये कहते हैं कि जनता ने जिताया, जनता ने हराया, जनता ने जिताया। आज भी अगर हम जीते हैं तो जनता ने जिताया, जनता
ने बीजेपी को हराया। पर ये निश्चित रूप में गौर करने वाली बात है कि जिन नामों से बीजेपी अपनी राजनीति को पुष्ट करने की कोशिश करती है, उन नामों से बीजेपी भय खाती है। अब मैंने सुना कि बीजेपी के बड़े नेताओं के मुंह पे, बीजेपी के बड़े नेताओं की जुबान पे फिलहाल जय श्री राम नहीं जय जगन्नाथ है। तो इसका मतलब बीजेपी के नेताओं ने जय श्री राम से खौफ खा लिया अयोध्या हारने के बाद। तो संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। भगवान न तो किसी को जिताने में रुचि रखते हैं, न किसी को हराने में। परमेश्वर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि भाई आप सद्मार्ग से चलिए और सद्मार्ग पे आगे बढ़ते हुए सबका कल्याण करें। जो इस भावना को मानेगा वो व्यक्ति धार्मिक कहलाएगा। जो इस भावना के विपरीत गलत मीन्स चुनकर उन गलत मीन्स के आधार पर अपने को चुनाव जिताएगा वो अधर्मी कहलाएगा। तो ये शाश्वत नियम है और बीजेपी वालों को भी शाश्वत नियम का पालन करना चाहिए। सर मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से सतत विकास में उत्तराखंड नंबर 1 पर आता है, राज्य में बेरोजगारी की बात करें तो चरम पर है, महंगाई की बात करें चरम पर है, अपराध की भी बात करें तो भी चरम पर है। किस रूप में आप देख रहे हैं? सतत विकास क्या होता है? ये भी एक जुमला है। सतत विकास एक जुमला है। रोडों में खड्डे पड़े हुए हैं कमर कमर के, पेपर लीक हो रहे हैं। एक वो हाईवे बना ऑल वेदर रोड, वो किसी भी वेदर में चल नहीं रहा है और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सतत विकास। क्या है सतत विकास? ये जुमला है। 2047 में विकसित होंगे, ये भी एक जुमला है। इसलिए ये जुमले फैलाए जाते हैं कि जब वो वक्त आएगा तब तक बोलने वाले रहेंगे ही नहीं। किसको जाओगे पूछने की कहाँ है भाई 2047 का विकसित भारत? तो ये सब जुमले हैं। हकीकत ये है कि ये लहरों पर जीतने वाले लोग लहरें बनाकर रखना चाहते हैं ताकि हमेशा इन लहरों पर सवार होकर वो चुनाव जीतते रहें। अतीत में भी लहरें बनाई, लहर पर चुनाव जीते, वर्तमान में भी लहरें बनाई, लहरों पर चुनाव जीते और भविष्य में भी यही उम्मीद रखते हैं कि लहरें बनाएंगे, लहरों पर चुनाव जीतेंगे। इसके लिए इस प्रकार के जुमले ईजाद करते हैं। ये सतत विकास, विकसित 2047, ये शब्दों का जाल है और इस जाल में भोला भाला आदमी फंसता है, इनको वोट दे देता है, ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। सर नकल की आपने बात करी है, राज्य सरकार में नकल विरोधी कानून भी बनाया है, क्या फ़ायदा मान रहे हैं आप इसका? उसके बाद भी पेपर लीक हुए। नकल विरोधी, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, सरकार की इच्छा शक्ति इन चीज़ों को रोकने की नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ध्यान डाइवर्ट करने की इनकी कोशिश है। मंदिर, केदारनाथ मंदिर के नाम का उपयोग दूसरे जगह न हो, उसके लिए उत्तराखंड में कानून बन के क्या होगा? क्या इसे रुक जाएगा? वैसे ही नकल विरोधी कानून जो बनाया, मैं पूछना चाहता हूं कि उनके ही नेता एक हाकम सिंह फंसे थे, क्या उस कानून के तहत उनको सज़ा मिली? सरकार कहीं गंभीर नहीं है। और तो छोड़िए, अंकिता भंडारी हत्याकांड आपको पता है, उसकी माताजी ने, लड़की की माताजी ने एक व्यक्ति का नाम लिया। ये उनका जो जिस व्यक्ति का नाम लिया उनके संगठन का बड़ा पदाधिकारी है। तो सरकार बजाय उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के, उसके फ़ोनों की जांच करने के, उसके कॉल लॉग की जांच करने के, उसके तमाम जो संपर्क साधने के तरीके होते हैं उनकी जांच करने के, उसकी माँ को पूछ रही है कि तुम सबूत दो। तो विक्टिम से सबूत मांगा जा रहा है। तो ये सब बातें हैं। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, तो जब सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी तो जनता उसको बारीकी से देख रही है। अभी जैसे गढ़वाल की बात मैं करूं तो अभी तो एक मतलब आधे से भी ज़्यादा कम हो गए, 2027 में 0 हो जाएंगे, ये स्थिति है। तो निश्चित रूप में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी जनता के सामने ले जाएगी और जनता से जनादेश मांगेगी। सर जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का अपना कार्यकाल भी पूरा किया है, ऐसे में बीजेपी तो बड़ी वाहवाही कर रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत कार्य कर दिए। आप विपक्ष में होने के नाते किस तरह से देखते हैं उनके कार्यकाल को? देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजेपी उनके कार्यकाल को बहुत सराहे और ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उनके कार्यकाल को बहुत हतोत्साहित करें। महत्वपूर्ण ये है कि जनता उनके कार्यकाल को किस रूप में देखती है। जनता उनके कार्यकाल को इस रूप में देखती है कि उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा को वो व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाए, धारा 144 तक लगानी पड़ी, लोगों को इधर उधर डाइवर्ट करना पड़ा, लोगों इधर उधर डाइवर्ट हुए। हमारे तमाम लोग जो बरसों से अपनी मेहनत की कमाई से, किसी ने होटल, किसी ने खोमचा, किसी ने चाय, किसी ने कुछ कर रखा था, बड़ी 1 साल से आदमी इंतज़ार करता है कि 4 धाम यात्रा आएगी, वो ठगा का ठगा महसूस। सच्चाई ये है। बाकी बीजेपी के तो लोग बोलेंगे कि धामी का कार्यकाल बहुत अच्छा, कांग्रेस के लोग तो हम तो बोलेंगे कि कुछ नहीं है।
लेकिन असली वो है जो जनता महसूस कर रही है, और जनता ये दुख महसूस कर रही है, और निश्चित रूप में उस दुख का जो स्रोत है वो सरकार है, उस दुख का जो रास्ता है वो सरकार से होकर आया है, तो इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब जब सर कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और पहले ही कह दिया गया कि यात्रा रूट्स पर जो भी ढाबे हैं, जो भी संचालक हैं, वो अपना नाम भी लिखेंगे और ये बताएंगे कि किस कौन है। मैंने ये सुना है कि सरकार ने आदेश किया है कि जो भी यात्रा रूट पर छोटे खोमचे रेहड़ी लगा रहे हैं या दुकानें हैं, वो अपना परिचय पत्र तैयार रखेंगे और रेहड़ी पे या खोमचे पे अपना नाम लिखेंगे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ठीक है, उनको परिचय पत्र रखने के जो आदेश दिए सरकार ने वो उचित हैं, पर इस बात से मैं समझ नहीं पाया हूँ कि इसके पीछे सरकार का क्या मकसद हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपना नाम लिखे। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? ये मकसद जो सरकार का है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसके पीछे मकसद क्या है। सर यूसीसी को लेकर के क्या कहना है आपका? यूसीसी क्या है? यूसीसी बस इसी तरह है जिस तरह ये जो दूसरे राज्यों में केदारनाथ नाम से मंदिर नहीं बनेंगे, इसका कानून ला रहे हैं। यूसीसी राज्य का विषय है ही नहीं। माना उदाहरण के लिए कि हमारे राज्य में शादी की एज इतनी साल है और दूसरे राज्य में वो नहीं है, और हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की महिला से शादी कर लेता है जो कि हमारे यहाँ के कानून के तहत तो क्या करेंगे? उस राज्य पर केस करेंगे या उस राज्य के निवासी पर केस करेंगे? क्या है यूसीसी? यूसीसी सिर्फ और सिर्फ, मैंने सुना कि यूसीसी के प्रावधान में एक चीज़ ज़रूर शामिल है कि जो लोग लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं उसको इन्होंने वैलिड कर दिया कि वो सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करो, पैसा भरो और तुम रहो, साथ में रहो, तो उसको इन्होंने नियमित कर दिया। भाई ये ज़रूर है, इनका यूसीसी इतने में ही घूमता है। तो ये कुछ नहीं है, ये सब इनके ढकोसले हैं, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के काम है। हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि लोग बेरोजगार हैं। हकीकत यह है कि लोग महंगाई से त्रस्त हैं। हकीकत यह है कि पहाड़ों में डॉक्टर न होने से प्रसूताओं ने जान दे दी है, युवाओं ने जान दी, बहुत से उन्हें इलाज नहीं मिला। हकीकत यह है कि लोग आज भी ये वो कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे। हकीकत यह है कि आज भी लोग, बतेरे लोग यही कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब लोग 5 किलो राशन के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जहाँ 5 किलो राशन के लिए 80 करोड़ लोग त्राहिमाम कर रहे हों, वहाँ क्या विकसित भारत की बात ईमानदारी से स्वीकार की जा सकती है, मानी जा सकती है? तो ये आपस में ही इनकी बातें विरोधाभासी हैं। एक बात दूसरी बात को काटती है, दूसरी बात पहली बात को काटती है। ये स्थिति है। सर केदारनाथ में सोना चोरी के मामले भी आपने उठाए हैं। आपने कहा है कि कई किलो सोना वहाँ से गायब है, तो क्या, क्योंकि आप भी खुद बीकेटीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, किस रूप में आप इसको देखते हैं? सबसे पहली बात कि केदारनाथ के मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को प्रचारित किया कि 230 किलो या 228 किलो सोना उन्हें मिला है। ठीक है। अब जब उन्होंने ये प्रचारित किया, उस समय के अखबारों में है, उस समय के समाचार पत्रों में है, चैनलों में है, जब उन्होंने इस बात को प्रचारित किया तो आज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जवाबदेही है कि वो 228 किलो का हिसाब दें, 230 किलो का हिसाब दें कि भाई ये 230 किलो है। हुआ ये कि 230 किलो प्रचारित होने के बाद जब 7वें दिन बद्रीनाथ धाम में लगे उस सोने की कलई उतर गई, तो वहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि भाई ये कैसा सोना है कि जो पीतल बन गया। तब जब बड़ा बवाल हुआ तो उस बवाल के बाद मंदिर समिति ने ये कहा कि 230 किलो नहीं बल्कि 23 किलो था। ठीक है, 100 कितना मतलब 223 किलो से 23 किलो पे आ गए, 230 किलो से 23 किलो पे आ गए। हाँ, 27, 28, 30 जो भी था उससे 23 पे आ गए। और 23 को भी कैसे सीधे शब्दों में नहीं कहा कि 23 किलो, तब कहा कि 23,000 ग्राम था। लोग गुमराह हो जाए करके कि 23,000 ग्राम। अब सब लोग थोड़ी इतना जल्दी कैलकुलेशन लगा देते कि 23,000 ग्राम मतलब 2300 किलो कि 23 किलो कि कितना किलो कि 230 किलो। तो गुमराह हों इसलिए 23,000 ग्राम बोला गया, और वो 23 किलो भी नहीं है। आपको पता होगा कि वहाँ पर उसके बाद जब वो निकल गया, सोने की परत निकल गई, तब एक्रेलिक शीट चिपका दी उस पर ताकि वो निकले नहीं। तो कहाँ से सोना है वो? तो इनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इन्होंने पहले झूठ बोला
कि भाई 230 किलो जो बोला कि ये है, क्या वो झूठ बोला? या ये बताएं कि भाई 230 किलो आया था तो कहाँ गया, ये बताएं। असल में मैं आपको बता दूं, उसके पीछे बड़ा खेल है। खेल ये है कि इसी पार्टी ने, जिस पार्टी ने ये सोना दिया, मेरे अध्यक्ष रहते हुए मुझे कहा था कि हम आपको 500 किलो सोना देना चाहते हैं। तो हम तो बड़े खुश हुए कि हमारा नाम भी स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 500 किलो सोना मिला। पर मेरी समझ ये थी कि 500 किलो सोना मतलब सॉलिड रूप में 500 किलो, जिसको हम तोल सकें कि भाई 500 किलो है ये, और उसको टेस्ट कर सकें कि कितने कैरेट का है। हम तो ये समझते थे। लेकिन दानदाताओं ने ये कहा कि हम इसको इस रूप में देना चाहते हैं कि सभा मंडप और गर्भगृह पूरे सोने से आच्छादित हो। तो हमने कहा कि ये कैसे होगा? उन्होंने कहा कि ये हम करेंगे। हमने एक्ट में देखा तो एक्ट में, बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के एक्ट में ये प्रावधान है कि जो दानदाता अपने दिए हुए धन का जिस रूप में उपयोग करना चाहता है, मंदिर समिति को वो काम करने होंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई आप दो और ऐसा कराओ। पर मैंने कहा इसका वजन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा वजन करने की ज़रूरत क्या है, हम जो बोलेंगे वही वजन है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ये नहीं, आप जो बोलेंगे वो वजन नहीं है। मैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ और करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का ट्रस्टी हूँ। इसलिए 500 किलो का मतलब 500 किलो होता है, 499 नहीं। और मैं इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर रखूँगा एमएमटीसी को। एमएमटीसी अगर ये सर्टिफिकेट देगी कि ये 500 किलो है, तब मैं आपको 500 किलो का सर्टिफिकेट जारी करूँगा। अन्यथा वो बोलेंगे तो वो मुकर गए। फिर जब मुकर गए तो नहीं आए। फिर उसके बाद बीजेपी के लोग वहाँ बीकेटीसी में आए तो उन्होंने फिर कन्विंस किया, समझा दिया, और आज परिणाम आपके सामने है। सर, मेरा अंतिम सवाल यह है कि भू कानून की मांग लगातार लंबे समय से उठ रही है, क्या राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल, उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी भू कानून की मैं हमेशा वकालत करता रहा हूँ, और आगे भी इस बारे में मैं हमेशा इस बात की वकालत करता रहूँगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार को ये अधिकार है कि वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर कानून बनाए, और उसी अधिकार के तहत हम उत्तराखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उत्तराखंड में भी एक प्रभावी भू कानून बने। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो गणेश गोदियाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और हाल फिलहाल में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए तो वहां से पौड़ी सीट से भी प्रत्याशी रह चुके हैं। तमाम विषयों पर हमसे बातचीत भी की है उन्होंने और तमाम विषयों पर अपनी टिप्पणी भी की है।